आपको अगर अपनी मेहनत पे भरोसा हो, आपको अगर अपनी मेहनत पे भरोसा हो तो जीत एक दिन अवश्य होगी। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु चैनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के सीरीज में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार देखेंगे। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा अधिकार है जो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। हर एक मतलब जितने भी भारतीय लोग हैं उनको जानना चाहिए, चाहे विदेशी भी हो उनको जानना चाहिए कि हमको संविधान ने क्या अधिकार दिया है। ठीक है, देखिए इसमें दो बातें आती है। पर सबसे पहले तो मानव अधिकार। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, पहले हम देखते हैं कि मानव अधिकार क्या कहते हैं। मानव अधिकार का मतलब होता है कि व्यक्ति को जन्म से प्रदत्त अधिकार को ही मानव अधिकार कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको पता नहीं होता है कि हम भारत में जन्म ले रहे हैं कि अमेरिका में जन्म ले रहे हैं, लेकिन उसको अपना एक मानव अधिकार प्राप्त हो जाता है जन्म लेते ही। यह किसी भी संविधान के कानूनों के अनुरूप बंधन होता है। यानी मानव अधिकार जो होती है किसी भी सीमा से बांधा नहीं होते हैं। इस पर संविधान की कोई नियम लागू नहीं होती है, यानी संविधान इसको कोई अधिकार नहीं देता है। ठीक है, लेकिन वही अगर पूछ दे कि मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार ये भी एक जनता को प्राप्त प्रदत्त अधिकार, यानी जनता को प्राप्त प्रदत्त अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार जो होती है यह भारतीय संविधान या किसी भी देश के संविधान से प्रदत्त अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी इसमें संविधान के द्वारा दिया जाता है और इसमें जो संविधान देता है कुछ सीमा तक, यानी मानव को कुछ एक जैसे कि मानव अधिकार है कि पूरी तरह से स्वतंत्रता, लेकिन मौलिक अधिकार है जो कुछ चीजों को छोड़कर सारे चीजों जो द्वारा जो प्रदत्त अधिकार होते हैं उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो होती है इसकी राज्य के ना ही राज्य इस पर किसी प्रकार का दबा सकती है, यानी ना ही व्यक्ति इसको छीन सकती है। यानी मौलिक अधिकार ना ही राज्य छीन सकती है ना ही व्यक्ति छीन सकती है। अगर मौलिक अधिकार कोई छीनता है, हनन करता है, तो यह न्याय योग्य है। यानी इसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय अगर किसी प्रकार का हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जाकर इससे अपना न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, यही मौलिक अधिकार है। यानी मौलिक अधिकार की सबसे खास विशेषता है कि यह न्याय योग्य है। यानी न्याय योग्य जो भी अधिकार दिया गया है वो हमें मिलना ही मिलना चाहिए, चाहे जिस प्रकार मिले। उसके अलावा यह क्या करता है, मौलिक अधिकार समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्थापित करता है। यानी समाज में समाज के तहत न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से न्याय मिलेगा, यानी राजनीतिक तरीके से जितने भी न्याय मिलते हैं यह न्याय देता है। ठीक है, यानी आप समझ गए कि मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार आप समझ गए। अब हम मौलिक अधिकार को देखते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जैसे हम लोग प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्पण कहे थे, उसी प्रकार भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इस मौलिक अधिकार को। ये मैग्ना कार्टा है क्या, तो मैग्ना कार्टा एक ऐसा अधिकार है जो सबसे पहले इंग्लैंड के राजा सबसे पहले इंग्लैंड के राजा एक थे, उनका नाम था जॉर्ज किंग के द्वारा अपने जनता को इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में एक अधिकार दिया गया था। ठीक है, 1215 ईस्वी में जनता को एक अधिकार दिया गया था, वहां के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, यानी जनता को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि मैग्ना कार्टा हम समझ गए जॉर्ज किंग द्वारा कब 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में। अब उसके बाद जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, यानी मैग्ना कार्टा के बाद समझे कि मैग्ना कार्टा है क्या, लेकिन यह मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। सबसे जो इसमें है कि क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद है। 12 से 35 तक ले जाने पर हमको लगभग 24 अनुच्छेद मिलेंगे, मतलब टोटल 24 ही अनुच्छेद है। ठीक है, इसमें 24 अनुच्छेद है।
उसके अलावा अब यहाँ पे समझने वाले हैं कि मौलिक अधिकार जब हमको दिया गया था, यानी भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, तो उस समय जो मौलिक अधिकार हम लोग को मिला, यह मौलिक अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में आकर संपत्ति का अधिकार जो होती है, जिसको हम लोग संपत्ति का अधिकार कहते हैं, इस पर संसद में कानून बना और पहले विवाद चल रहा था, जिसके कारण एक अधिकार को, यानी संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया कि मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, कब? भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978, और मौलिक अधिकार 7 से 6 हो गया। उसको उठाकर, ये पहले 19F में था, अब वो चला गया कितने अनुच्छेद में? वह अनुच्छेद चला गया 300 क में, यानी संपत्ति का अधिकार। अब इसमें समझना है कि मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार है, तो कौन कौन है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारा आता है, सबसे पहला 12 से 35 हमने देख लिया कि 12 से 35, लेकिन इसमें 6 मौलिक अधिकार है, जैसे कि कौन है? एक पहला है समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा आता है हमारा स्वतंत्रता के आधार, अगर सबको समान प्रकार समानता मिल गई तो उसको स्वतंत्रता भी मिलेगी, यानी समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। उसके बाद होती है तीसरा का शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर आपका 25 तक आता है, इसमें 23 से 25 शोषण। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद आता है हमारा चौथा आता है धर्म की स्वतंत्रता, यानी धर्म में किसी को स्वतंत्रता दिया जाता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। उसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो 19, 29, 30 है, यानी 29 से 30 तक रहता है। लास्ट आता है, छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में, केवल अनुच्छेद 32 में। अब यहाँ का समझने वाली बात है कि हमने 14 से स्टार्ट किया और 32 तक ही खत्म कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ 12 हो गया, 13 हो गया, उधर एक जो हमारा हो जाएगा 33, 34, 35। ये क्या है? जो मतलब इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। आज अगर आप भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पूरा देख लेते हैं तो आपको एक एक जितने भी अभी तक प्रावधान किए गए सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए, याद हो गया? एक बार आंख बंद करके जरूर याद कीजिए। समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से हमारा 22, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 25, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा जो अल्पसंख्यकों के लिए होती है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30। ये पिछला बार बीपीएससी ये जो हमारा बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब हम एक एक अनुच्छेद देखेंगे। सबसे पहले हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 12। तो देखिए अनुच्छेद 12 कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आप ये मत समझिएगा कि हम बिहार राज्य जो भारत में 28 राज्य इसकी परिभाषा दी गई है, नहीं। इसमें राज्य वैसे संस्थान को कहते हैं जो हमारा होती है ना कि कानूनी तौर पर संविधान के अनुरूप कोई भी जो पद दिया गया है ना, कोई भी हमारा कोई भी संस्थान है या कोई भी चीज है वो राज्य के प्रदत्त कानूनों के द्वारा होती है, तो वो हमारा राज्य है, ना कि बिहार राज्य है, यूपी राज्य है, ऐसा नहीं है। राज्य का मतलब होता है कि ऐसी सारी संस्था जिससे सरकार ने स्थापित की है, ठीक है, इसको चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया हो। ठीक है, आप एक पढ़े होंगे कुछ दिन पहले बीसीसीआई का मामला आया था, तो बीसीसीआई के मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि बीसीसीआई आप सूचना के अधिकार के तहत आप मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आप एक राज्य की परिभाषा है, राज्य का मतलब वो जो हमें, जैसे कि मान लीजिए कि एक साइकिल बनाने वाला वो भी एक राज्य है, वो भी मतलब राज्य है। मान लीजिए कि कोई पद है, अगर आईएएस है तो वह एक राज्य है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऐसी सारी संस्था जिसके सरकार ने स्थापित किया हो, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वह राज्य के विरुद्ध क्या होती है, राज्य के विरुद्ध। जैसे कि राज्य जो होती है ना,
यह निषेधात्मक होती है। यानी निषेधात्मक का मतलब होता है, यहाँ कह रहा है कि निषेधात्मक का मतलब कि किसी प्रकार का निषेध नहीं करना। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये बहुत सस्पिशन होता है कि राज्य की परिभाषा किन किन अनुच्छेदों में है। सबसे पहले अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35, जो हम लोग उसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 जो हम एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ेंगे। और ये शुरुआत होता है हमारा क्या 12 जो शुरुआत होता है मौलिक अधिकार अनुच्छेद, ये हमारा राज्य है। राज्य का मतलब जो संस्था है, जैसे कि शिक्षक है, मतलब क्या हमारा स्कूल है, शिक्षक हमें टीचिंग करते पढ़ाते हैं, तो वह एक राज्य है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 13, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए ये हम लोग पढ़ते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्लेखन 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत दिया गया। ठीक है, यानी न्यायिक पुनर्लेखन आप पढ़े होंगे 5 अनुच्छेद, एक तो 13 आता है, 131, एक तो 13 आता है, फिर 32 आता है, 131 आता है, 137 आता है, 226 आता है। ये सभी पांचों जो अनुच्छेद है ना, ये सभी थोड़ा थोड़ा जो होती है न्यायिक पुनर्लेखन से ही संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ हमारा बोल है न्यायिक पुनर्लेखन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब अनुच्छेद 13 कहता है कि न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर कोई कानून संविधान के तहत नहीं बनाए गए हैं तो वो उस पर न्यायालय उसको असंगत कर सकती है, काट सकती है, उसको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। अगर कोई कानून मौलिक अधिकार के अनुरूप नहीं है तो उस पर न्यायालय उसकी न्यायिक पुनर्लोकन करेगा, यानी उसकी जांच पड़ताल करेगा। अगर वह संविधान के अनुरूप नहीं है तो इसको रद्द करेगा, नहीं तो इसमें संशोधन कराएगा। ठीक है, उसके अलावा ये कहता है कि इसके माध्यम से मौलिक अधिकार की क्या होती है, रक्षा होती है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार की आप बाद में भी पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 32 ही क्यों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान के हम लोग आत्मा क्यों कहे थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाता है। तो याद रखिए कि यानी कोई भी संसद विधि बनाता है वह मौलिक व्यक्तियों के जनता के अनुरूप नहीं है तो उसको न्यायिक पुनर्विलोकन करके न्यायालय हटा सकती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें एक शब्द आता है विधि, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन कोई विधि। तब विधि का मतलब समझिए कि विधि का मतलब ही होता है कि विधि जो होती है ना, यह 2 प्रकार की होती है। यानी संविधान के पहले भी बहुत सारी विधियां थी जो हमारे संविधान में जोड़े गए। ठीक है, और संविधान के लागू होने के बाद में बहुत सारे नियम है, वो भी हमारे है विधि। तब विधि में 2 आता है, यानी विधि में हमारा दो चीज आता है। यानी संविधान के पहले जो है, संविधान के पहले जो नियम है और संविधान लागू होने के बाद जो नियम है, ये सभी विधि है। इसकी न्यायिक पुनर्विलोकन क्या करेगा, न्यायालय करेगा अगर संगत नहीं हो। यानी इसमें क्वेश्चन आता है कि यानी विधि जो हमारा अनुच्छेद 13 कहता है, यह संविधान के लागू होने के पहले भी अगर कोई कानून है, चाहे संविधान के बाद भी लागू होने के पहले कोई कानून है, अगर वह मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय कोई भी न्यायालय उसकी जांच करके न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसको बर्खास्त करेगा। ठीक है, यानी यही मेन इंपॉर्टेंट है विधि, यानी पहले संविधान के लागू होने के पहले। अब 1757 ईस्वी से ही हम लोग के भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया, और उसके पहले हम लोग का सबसे ज्यादा भारतीय संविधान में प्रभाव किससे है, 1935 के अधिनियम से है। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम से हमारा जो दिया गया है प्रावधान, आप देखे होंगे कि वो संविधान के पहले है, तो उसमें भी अगर किसी प्रकार का कानून हमारे अनुरूप नहीं है तो वह रद्द होगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों कि 14 अनुच्छेद 14, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन फुली पढ़िए। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है, ये 12-13 हम लोग को किताब बहुत सारी किताब में नहीं दिया गया, जैसे लुसेंट है तो उसमें नहीं है, लेकिन आप ये जान गए। उसके बाद 14 है हमारा कि 14 में 2 बातें हैं, एक तो विधि के समक्ष समता। ठीक है, यानी विधि यानी कानून के समक्ष समानता, समता या समानता एक ही होगा, यानी विधि या कानून के समक्ष समानता जो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान
संरक्षण जो कि अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण हमने याद करवाया था कि आप याद रखिएगा कि अमेरिका सबसे पावरफुल है, तो अगर उसके आपको संरक्षित करना होगा, किसी चीज बचाना होगा, तो सीधे आप अमेरिका के पास जाइएगा। यानी विधि के समक्ष समता हम लोग इंग्लैंड से ले रहे हैं और विधि के समान संरक्षण हम लोग अमेरिका से ले रहे हैं। ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, विधि के समक्ष समता या समानता यह नकारात्मक रूप है। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि किसी भी अगर कानून हो तो सभी व्यक्तियों को समान कानूनी पैजामा मतलब समान कानून उन पर लागू होगा। आप समझिए कि अगर कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, यानी कोई विकलांग व्यक्ति है, विकलांग है, चाहे किसी प्रकार का विकलांग को ही ले लीजिए, तो विकलांग में अंधा जो चाहे पैर से जो होते चाहे हाथ से होती है, एक सामान्य व्यक्ति, तो दोनों पे अगर आप वह कानून थोप रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि यह क्या है? नकारात्मक स्वरूप है। तो यही विधि के समान संरक्षण कहते हैं, यानी कानून किसी भी लोगों को समान अधिकार देगा, ठीक है, यानी समान रूप से लागू होगा। यह होता है समक्ष समानता का। अब विधि के समान संरक्षण भी यही कहा गया है कि नहीं, जो हमने यह समक्ष समानता कहा है, इसी को यह कहता है, यानी इसी को यह सुधारता है। क्या कहता है? विधियों के समान संरक्षण, यानी अगर विधि हमारा समान संरक्षण, अगर विधि हमारा आ रहा है किसी प्रकार का, तो उसको अच्छी तरह से संरक्षित किया जाएगा। कहने का मतलब अगर विकलांग है तो उसके लिए अलग नियम बनेंगे, अगर महिला है तो उसके लिए अलग नियम बनेंगे, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं आज भी, अगर कोई भी नियम आता है तो उसमें क्या किया जाता है? पाट कर दिया जाता है कि यह जितने भी विकलांग लोग हैं इनके लिए, चाहे कोई भी वैकेंसी वगैरह भी आता है तो उसमें देखते होंगे कि अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। तो यही समान संरक्षण कहता है कि नहीं, सबको समान संरक्षित किया जाएगा, यानी संरक्षण सबको समान मिलेगी, ठीक है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा, कहीं नोट डाउन करिएगा। हम संविधान की सीरीज चला रहे हैं तो पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी करिएगा, ठीक है। अब आता है 15। देखिए, 15 में 6 प्रावधान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये देखिए अब ये नहीं पूछता है, पूछेगा क्वेश्चन की धर्म, मूल, वंश, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद किस अनुच्छेद में प्रावधान? अनुच्छेद 15। लेकिन इसमें जो 6 प्रकार के प्रावधान है, इसको भी जानना जरूरी। देखिए, अनुच्छेद 15 का 1 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध, यानी कोई भी कानून जो है किसी भी नागरिक के विरुद्ध 5 इसमें प्रावधान है, याद रखिएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, 5 है। धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है, ठीक है। यह क्योंकि समानता हम लोग पढ़ रहे हैं 14 से 18, तो हम लोग समानता में मतलब विभेद ही पढ़ेंगे, क्योंकि सबको समान ही रखा जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 15 के 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इन 5 आधारों पर, कौन कौन सा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान, मतलब सार्वजनिक स्थान का मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे कि तालाब हो गया, कोई धर्मशाला हो गई, कोई स्कूल हो गए, कोई कुआं हो गए, चाहे किसी भी चीज हो, उसमें क्या किया जाएगा? किसी को भी विभेद नहीं किया जाएगा, यानी सबको समान अधिकार है कि आप जाके तालाब से पानी पी सकते हैं, बगीचे में बैठ सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं। वही 15 का 2 कहता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 15 का 3 क्या कहते हैं कि 15 का 3 पूछा भी गया है पिछले यूपीएससी के एग्जाम में। इसमें क्या पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर में मैंने इसको क्वेश्चन को देखा था, क्या पूछा? इसमें कहता है कि राज्य स्त्रियों एवं बालिकाओं के लिए, यानी राज्य स्त्री एवं बालिकाओं के लिए अगर किसी प्रकार का अगर उसको लगता है कि इसको विशेष प्रावधान करना चाहिए, तो राज्य जो होती है स्त्री एवं बालिकाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 15 कहती है ताकि उसको समान प्रकार के न्याय, समान प्रकार का समानता मिल सके, ठीक है। ये कहता है 15 का 3।
अब देखिए 15 का 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15 का 4 आपको समझना पड़ेगा। देखिए 15 की 4 ऐसी घटनाएं हैं, क्या हुआ था कि आप जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय जो था 15 का 4, उस समय मद्रास प्रांत अलग था, मतलब मद्रास जो था वो उस समय उसका विभेद नहीं हुआ था, ठीक है। बाद में आप पढ़िएगा 1953 ईस्वी में पोटी श्री राम क्या किए कि वो विरोध किए, तो उनके मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। तो मद्रास प्रांत एक था, तो वहां पे एक शिक्षिका ने मतलब एक लड़की ने एडमिशन के लिए गई, तो वहां पे इनके साथ विभेद किया गया, ठीक है। तो विभेद किया गया तो कहा गया, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना दर्ज करवाई या न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में अपना जो भी उनका इशू था वो जाके दर्ज करवाई। तो क्या हुआ कि इसके तहत संसद ने प्रथम संविधान संशोधन, जो आप पढ़िएगा कि इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो इसी में 15 के 4 भी जोड़े गए। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15 के 4 जोड़े गए। इसमें कहा गया एससी एसटी ओबीसी यानी जो हमारा एसी हो गए यानी अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति होंगे यानी जो हमारा होती है ओबीसी यानी जो पिछड़े अन्य पिछड़े वर्ग होंगे, इनको सामाजिक तौर पर किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में जो भी पिछड़े लोग हैं उनको विभेद नहीं किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 4 कहता है कि समान रूप से किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, किसी भी का मतलब क्या होता है, कोई भी सरकारी हो कोई भी प्राइवेट हो, वो सभी में किसी को भी विभेद नहीं किया जाएगा, सभी को भी अधिकार है। यानी अगर एससी एसटी है तो उनको शैक्षणिक संस्थानों में भी समानता मिलेगी, ठीक है, अगर उनको आरक्षण की व्यवस्था। देखिए अनुच्छेद 15 के 4, 5, 6 ये आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है, यानी सामान्य प्रकार से शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पूछे तो अनुच्छेद 15 के 4 जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, और वही 5 आता है 15 के 5, तो ये होता है कि देश में जो आरक्षण को लेकर इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति थे, इनका नाम था क्या, ये व्यक्ति थे अशोक ठाकुर बनाम। ये अशोक ठाकुर बनाम में केस हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि ये कब आया था 2006 में, तो इनके द्वारा कहा गया कि इसमें भी क्या हुआ कि जो एम्स था ना उसमें 2006 में मतलब प्रदर्शन होने लगा, ठीक है। तो उसमें कहा गया कि क्यों हमें बड़े शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है। देखिए ये जो है ना 4, 15 के 4 सामान्य रूप से यानी जो छोटे छोटे हैं उसमें आरक्षण की बात करती है, लेकिन यह बड़े जो जैसे कि एम्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सभी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तब 2006 में क्या हुआ कि विरोध होने लगा, ठीक है, तो विरोध होने के बाद इसमें एक संविधान संशोधन लाया गया, 93वां संविधान संशोधन 2006, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा इसमें एक प्रावधान किया गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे वह निम्न वर्ग हो, चाहे वह सरकारी हो, चाहे वह प्राइवेट हो, ठीक है, यानी गवर्नमेंट भी हो और चाहे हमारा जो हो प्राइवेट भी हो, उस सभी में सभी को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। यह क्या कहता है 15 के 5 कहता है, यानी 5 जो होती है किसी मतलब सबको ले लिया, ठीक है। 15 के 4 जो होती है कुछ प्रावधान किए, लेकिन ये जो है 4 कह रहा है सबको क्या कर दिए, सबको ले लिए, चाहे छोटा हो 12 हो, चाहे किसी प्रकार हो, सबको स्कूल में विभिन्न प्रावधान किए जाएंगे। और इसमें कहा गया कि जो एससी एसटी हो, ओबीसी हो, ये सबको मिलेगा। भाई एम्स में भी जा रहे हो एडमिशन कर रहे हो, तो अगर तुम एससी एसटी हो, ओबीसी हो, पिछड़े वर्ग हो, तुमको उसमें आरक्षण मिलेगा। अब आता है 15 के 6, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अभी 2019 में जोड़ा गया, यह बहुत चर्चा में था, ठीक है। 15 के 6 जो था 103वां संविधान संशोधन विधेयक जब संसद में आया, यानी 103वां संविधान संशोधन, तो इसमें कहा गया कि ओबीसी जो हमारा जनरल लोग है ना, वो अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिसको हम लोग EWS कहते हैं, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना, देखिए आरक्षण से संबंधित हम बाद में एक आप लोग को वीडियो देंगे, आरक्षण जो कौन कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो ये हमारा
5-6 कह रहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में EWS को 10% आरक्षण मिलेगा। जो जनरल लोग हैं, अगर वह आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। इसमें 15 के 5 और 15 के 4 को छोड़ दिया गया, क्योंकि यह तो सबके लिए है। लेकिन यह हमारा EWS जो कि अभी 2019 में आया था, हम इसके बारे में समझा दिए। देखिए दोस्त, आगे हम 16, 17, 18, 19 भी जितना होगा उतना करेंगे। देखिए, पढ़ो ऐसे कि किसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि हम लोग सीधे बता दिए कि 15 पढ़ते धर्म जाति, लेकिन ये सभी तो जानना जरूरी है। क्योंकि आजकल के एग्जाम से, कोई भी एग्जाम है, अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो क्या करिएगा। ठीक है, देखिए ये हम देख लिए। आपको आशा करते हैं तो मौलिक अधिकार समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।